बाकी लोग भी अपना अपना वीडियो ऑन करें। जी सर। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल? यस सर। बाकी लोग भी देखो, अब यहाँ पे केवल जो है ज्वाइन करने के लिए मत ज्वाइन करो, ठीक है? जी सभी सर। लोग एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। यस। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है? सर। यस सर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे या जिस विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उस विषय का नाम है नदी और भूमिगत जल का कार्य। अब आप लोग बताओ, कितने लोग जानते हैं नदी का मतलब क्या होता है? नदी का मतलब क्या होता है? नदी किसे कहते हैं, कोई बताएगा? क्या देवेंद्र दूसरा काम कर रहे हो ज्वाइन करके क्लास को? अनम्यूट करो अपने आप को अनम्यूट करो, पहले पहले अनम्यूट करो। जी सर। हाँ, जी सर। हम कह रहे हैं कि क्या क्लास ज्वाइन करके दूसरा काम कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सभी सर। लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, अनवांटेड वॉइस नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नदी क्या है। जो धरातल पर बहता हुआ जल होता है, धरातल पर जो जल का प्रवाह होता है, उसको हम लोग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नदी। लेकिन उसके साथ एक शर्त होती है कि वो जो धरातलीय जल है या धरातल पर जो बहता हुआ जल है, वो अपने गुरुत्व ढाल का अनुसरण करते होना चाहिए। मतलब वो अपना जो ग्रेविटेशनल उसका स्लोप है, यानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर उसका प्रवाह होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी धरातल पर बहता हुआ जल जो धरातल की ढाल का अनुसरण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नदी की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? नदी। नदी की संज्ञा देते हैं। नदी के जो कार्य होते हैं, देखिए आपको स्क्रीन में साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। मुख्य रूप से नदी के 3 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य। पहला होता है नदी के द्वारा अपर्दन किया जाता है। अपर्दन का मतलब नदी क्या करती है, अपने जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है नदी का जल, उस क्षेत्र की चट्टानों को, मिट्टी को काट लेता है। तो काट करके अपने साथ बहा ले जाता है। तो जो काटने छाटने की प्रक्रिया होती है नदी के द्वारा, उसको नदी का क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नदी का अपर्दन। अपर्दन कहते हैं। फिर दूसरी स्थिति ये होती है कि नदी जो भी चीजें अपर्दित करती है, जैसे मान लीजिए किसी चट्टान को तोड़ लिया, तो उस चट्टान को अपने साथ लेकर के प्रवाहित करती है, अपने साथ बहा ले जाती है। तो जो बहाने की प्रक्रिया होती है,
उसको नदी का अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सर वो नदी का परिवहन। उसका नदी का परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नदी का नदी का परिवहन। 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 तो अपर्दन का मतलब हुआ नदी जब चट्टान को तोड़ती है तो उसको बोलते हैं अपर्दन, और जब अपने साथ बहाने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? नदी का परिवहन। परिवहन बोलते हैं। और उस चट्टान को या उस पदार्थ को जिसको उसने अपरदित किया है और परिवहन किया है, कहीं पर ले जाकर के जब क्या करती है? जमा देती है, जमाव कर देती है। जमा देती है। तो उसको क्या बोलते हैं? नदी का निक्षेपण। निक्षेपण। खेत में पानी लगाया तुम लोगों ने? नहीं सर। कितने लोगों ने खेत में पानी लगाया है? इसमें पानी का जो पानी होता है क्या करता है? मिट्टी को तोड़ता है, काटता है, और जो ढालू वाला स्थान होता है जहां पर गड्ढा होता है वहां जाकर उसको जमा देता है। तो बिल्कुल उसी तरह जो है नदी भी क्या करती है? ऊंचे स्थान से प्रवाहित होती है, निकलती है, रास्ते में जो भी चट्टाने उसके मार्ग में पड़ती हैं उनको तोड़ती फोड़ती है, और तोड़ने फोड़ने के साथ अपने साथ बहा ले जाती है, और ले जाकर के क्या कर देती? निक्षेपित कर देती है। तो नदी मुख्य रूप से कितने प्रकार के कार्य करती है? 3 प्रकार के कार्य करती है। 3 प्रकार के। परिवहन, निक्षेपण। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। नदी मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। हम लोग समझते हैं कि अपर्दन क्या होता है और अपर्दन के कितने रूप होते हैं। इतना तो आपको पता चल ही गया कि नदी जो है। जी सर। ये स्क्रीन के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? नदी का जो अपर्दन होता है, नदी क्या करती है? अपने किनारे को और तली को काटती छाटती रहती है। तो जो नदी का अपर्दन होता है वो मुख्य रूप से उसके भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। अपघर्षण, अपवाहन और सन्निघर्षण। अपवाहन में क्या होता है? अपवाहन में नदी क्या करती है? जो बालू के कण होते हैं, जो महीन कण होते हैं, उनको अपने साथ बहा ले जाती है। अपवाहन, अपने साथ बहा ले जाना। अपघर्षण में क्या करती नदी? अपने किनारे को और अपनी तली को, किनारा देखा है कभी? नदी के किनारे गए हो तो नदी का पानी क्या करता है? नदी के किनारे को बहुत तेजी के साथ उस पर प्रेशर डालता है, और मिट्टी और चट्टानें टूट करके नदी के साथ बह के चली जाती हैं। तो नदी का जो अपघर्षण का मतलब हुआ, कभी तुम लोगों ने रेगमाल देखा है जिससे लोहे का बुरादा छुड़ाते हैं, जिससे लोहे का जंग छुड़ाते हैं? जी सर। बिल्कुल नदी वैसे ही काम करती है। नदी के साथ जो परिवहन पदार्थ होते हैं, जो छोटे छोटे मिट्टी के कण, चट्टान के कण होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नदी की तली को और नदी के किनारे को काटते हुए चलते हैं, रगड़ते हुए चलते हैं, और इस रगड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपघर्षण। घर्षण का मतलब घिसना। घर्षण का मतलब क्या हुआ? घिसना। और ये अपघर्षण क्या करता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है पार्श्विक अपघर्षण। पार्श्विक का मतलब जो अपनी नदी किनारों को, दोनों किनारों को काटती है, घिस देती है। और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर अपघर्षण, जब नदी अपनी तली को क्या करती है? घिसती है। तो नदी का अपघर्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है पार्श्विक 2 प्रकार का, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर अपघर्षण। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। तो दूसरी बात जो मैंने आपको, जिसको मैंने कहा था आपको अपवाहन जिसको कहा था, उसको क्षय या विलयन यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे होता कि नदी जब किसी क्षेत्र पर प्रवाहित होती है तो क्षेत्र में कई प्रकार की चट्टानें होती हैं। कुछ चट्टानें कठोर होती हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, संगमरमर हो गया। तो इन चट्टानों को क्या करती है? यहाँ पर तो अपघर्षण की प्रक्रिया काम करती है, लेकिन नदी के द्वारा एक और प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं अपवाहन या विलयन। इस प्रक्रिया में क्या करती है नदी? चट्टानों के जो घुलने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर की बनी हुई है। तो चूना पत्थर को पानी में डाला तुम लोगों ने, कितनी तेजी के साथ घुलता है? घुलता है कि नहीं घुलता है? तो क्या करती, जब नदी का जल चट्टान के संपर्क में आता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के घुलनशील तत्व होते हैं
जो रासायनिक तत्व होते हैं वो नदी के पानी के साथ क्या होते हैं, बहाव के साथ चले जाते हैं और चट्टान कमजोर होकर के टूट जाती है और नदी के साथ प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें नदी का पानी या नदी का जल अपने विलयित पदार्थों के माध्यम से, रासायनिक क्रिया के माध्यम से चट्टान को अपने साथ बहा ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपवाहन या विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विलयन। क्या बोलते हैं? अपवाहन या विलयन। अपवाहन या विलयन। उसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया है उसको बोलते हैं सन्निघर्षण। क्या बोलते हैं उसको? सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में ये होता है कि जो नदी के साथ जो बहने वाले पदार्थ हैं, तुम लोगों ने अपने गांव में बटिया देखी है जो इसकी पूजा की जाती है, गोल गोल। हाँ जी सर। वो होता ये कि बहुत बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो टकराते 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 एक दूसरे को छोटा करते जाते हैं, आपस में रगड़ के कारण लगातार छोटे होते रहते हैं। जब चट्टान के कण जो कि बड़ी बड़ी चट्टानी खंड आपस में टकरा करके अपरदन की प्रक्रिया करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सन्निघर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सन्निघर्षण। सन्निघर्षण। अब देखो सवाल पूछे गए हैं जो अभी हमने आपसे जो आपको पढ़ाया है जितना, उसके बारे में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है नदी के 3 कार्य कौन से हैं, बताओ। अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। हाँ, नदी के 3 कार्य हैं, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अच्छा, तो नदी के द्वारा बहाकर निक्षेपण। ले जाने वाले सैल पदार्थों को क्या बोलते हैं? जो बहाए जाते उसको क्या कहते हैं, बताओ। अपरदित पदार्थ। अपरदित पदार्थ। तीसरा है नदी अपरदन के 4 तरीकों के नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया नदी के द्वारा जो अपरदन होता है। अपघर्ष। हाँ जी सर, अपघर्षण, सन्निघर्षण और एक और कौन सा, अपवाहन। अपवाहन। अब इसमें जो और सर, हाँ बताओ। सर एक जलज गर्तिका कुछ ऐसे था। जल गर्तिका वो आगे दूसरी बात है, ठीक है। पहला है अपघर्षण। जी सर। अपघर्षण के 2 प्रकार हैं, ऊर्ध्वाधर अपघर्षण और पार्श्विक अपघर्षण, फिर अपवाहन और अंत में जो है सन्निघर्षण। जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। इसमें एक चर्चा नहीं की गई है, अपघर्षण, अपवाहन, अपक्षयण, जिसमें जो है नदी के रासायनिक पदार्थों का क्षयन होता है, और सन्निघर्षण। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं नदी के जो दूसरी प्रक्रिया है, जो नदी के द्वारा जो दूसरा दिया गया कार्य है उसको हम बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं उसको? परिवहन। परिवहन। परिवहन में नदी क्या करती है, जो शैल पदार्थ हैं, जो चट्टानी टुकड़े हैं, उनको एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान को पहुंचाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक हो गए, टैंकर हो गए, ये क्या करते हैं, पदार्थ को या माल भाड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। वैसे नदी भी अपने द्वारा जो अपरदित किए गए पदार्थ होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करती है, ले जाती है। ले जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर परिवहन किया जाता है। हाँ, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको परिवहन बोलते हैं। परिवहन। इसको क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। परिवहन। ठीक है। और जो नदी के द्वारा परिवहन है वो देखो, वो भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। पहला होता है कर्षण द्वारा। कर्षण का मतलब घिसटते हुए चलना, यानी नदी जो बड़े बड़े पदार्थ होते थे, जैसे चट्टानी टुकड़े हैं, रोड़े हैं, कंकड़ पत्थर हैं, ये नदी के साथ, नदी के जल के साथ, उसके साथ रगड़ते हुए चलते रहते हैं, लुढ़कते हुए चलते हुए रहते हैं, सरकते हुए टकराते हुए चलते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कर्षण तथा इस भार को कर्षण भार कहा जाता है। ठीक है। दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको वल्गन कहते हैं। इसमें जो है आपने देखा होगा नदी
के जल के साथ जो पदार्थ होते हैं उछलते हुए चलते हैं। क्या करते हैं? जल के साथ उछलते हुए चलते, इस प्रक्रिया को क्या बोलते उछलते हैं? हुए वल्गन कहते हैं। तीसरी है निलंबन। इसमें क्या होता है? नदी के साथ घुल जाते हैं। जैसे जो बहुत ही महीन पदार्थ होते हैं, जिसमें रेत हो गया, गाद हो गया, कीचड़ के छोटे छोटे कण होते हैं, ये नदी के साथ बिल्कुल घुल जाते हैं, और घुल जाने के कारण जो है ये नदी के साथ चलते बहते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निलंबन कहते हैं। और तीसरा जो सबसे लास्ट में चौथा पॉइंट है, घोलन क्रिया। नदी में मैंने बताया था, जब आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे चट्टानी पदार्थ होते हैं, वो नदी के जल में घुल जाते हैं और नदी के साथ साथ ही प्रवाहित होते हैं। नदी जो है पदार्थों का परिवहन 4 प्रकार से करती है: कर्षण द्वारा, वल्गन द्वारा, निलंबन द्वारा और घोलन क्रिया द्वारा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। देखो उदाहरण भी दिया हुआ है। देखो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये मेरा आपको कर्षण दिखाई पड़ रहा है। ऊपर कर्षण की प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है, फिर वल्गन की प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है, और उसके बाद निलंबन की प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है। और घोलन क्रिया में पदार्थ जो है नदी के जल के साथ ही घुली रहती है, इसलिए जो है उसको। अब देखो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, नदी की परिवहन क्षमता उसके वेग, जल की मात्रा और उसमें सम्मिलित अपवादित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि नदी का वेग बढ़ता है तो नदी के परिवहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर ये इसका एक छोटा सा फार्मूला, इसको याद रखना कि यदि नदी का वेग, नदी के जल का वेग अगर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी परिवहन क्षमता कितने गुना बढ़ जाती है? 64 गुना बढ़ जाती है। और इसको बहुत ध्यान से तुम देखो, अगर नदी के जल का वेग 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो परिवहन क्षमता 64 गुना बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत अगर नदी की जल की मात्रा 2 गुना बढ़ा दी जाए तो परिवहन क्षमता केवल 2 गुना बढ़ती है। बात समझ आ गई? समझ में आ गई? मान लीजिए अगर नदी में जल की मात्रा बढ़ा दी जाए तो नदी के द्वारा जो परिवहन करने वाले पदार्थ हैं या परिवहन जो नदी की क्षमता होती है वो केवल 2 गुना बढ़ती है। लेकिन यदि नदी के जल का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो नदी के परिवहन की क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है। सर इसी कारण पहाड़ों पर अपरदन ज्यादा होता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर अपरदन ज्यादा होता है, क्योंकि ढाल के कारण नदी के जल का वेग अधिक होता है ना, और नदी के वेग के साथ साथ जो है नदी जो है परिवहन पदार्थों को अपने साथ प्रवाहित करके परिवहन क्षमता नदी की बड़ी होती है। और यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में बावजूद इसके कि जल की मात्रा अधिक होती है, नदी पदार्थों का परिवहन ज्यादा नहीं कर पाती है। नहीं कर पाते। ठीक है। सबसे कम परिवहन कहाँ करती है? डेल्टाई क्षेत्र में। वहां पर पदार्थों का निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है, निक्षेपण होता है। परिवहन करना बंद कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहला, नदी का जो परिवहन है वो 4 प्रकार से होता है, और नदी के द्वारा जो अगर नदी के जल का वेग बढ़ा दिया जाएगा 2 गुना तो परिवहन की क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी? 64 गुना। और अगर नदी के द्वारा जो है नदी के जल की मात्रा 2 गुना बढ़ा दी जाएगी तो वेग कितना हो जाएगा? 2 गुना ही बढ़ेगा। तो 2 गुना ज्यादा। ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा नदी के द्वारा अपरदन, और दूसरा पढ़ा हमने परिवहन। अब देखो कुछ सवाल दिए हुए हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नदी के भार ढोने के 4 प्रकारों के बारे में बताइए या उनके नाम बताइए। अपरदन, गलन। अपरदन और गलन। गलन तो नहीं है। निलंबन। वल्गन। 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 ठीक है। घोलन क्रिया। और निर्बलन घोलन क्रिया। निलंबन, घोलन। निलंबन। सबसे पहला है कर्षण, दूसरा है वल्गन, तीसरा है निलंबन, और लास्ट में कौन सा है? घोलन। घोलन क्रिया। अच्छा, नदी की परिवहन क्षमता किन 3 कारकों पर निर्भर करती है, उनके नाम बताइए। वेग पर, जल की मात्रा पर,
और सर उसके ढाल पर। हाँ, पहला है नदी के वेग पर, दूसरा है जल की मात्रा पर, तीसरा ढाल पर। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, सबसे पहले ढाल पर, फिर वेग पर, और जल की सबसे तीसरा कौन सा होगा, जल की मात्रा पर। नदी का मात्रा वेग पर 2 गुना हो जाता है तो परिवहन क्षमता कितने गुना बढ़ जाती है? 64 गुना। 64 गुना। 64 गुना। और अगर जल की मात्रा 2 गुनी हो जाए तो परिवहन क्षमता कितनी बढ़ेगी? सब 2 गुनी दुगनी होगी। ही रहेगी सर। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो हम सर। लोग बात करते हैं निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, सेडिमेंटेशन। कोई इंग्लिश मीडियम तो नहीं है इसमें? नहीं सर। हाँ, यस सर। कौन है? सर मैं मानसी। निक्षेपण का मीन्स होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, जब नदी ठीक है। मैदानों में आती है तो एक समय ऐसा आता है कि नदी का ढाल कम हो जाता है, बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। और जब नदी का ढाल, नदी का वेग निर्भर करता है नदी के ढाल पर। जितना ज्यादा ढाल होगा नदी का वेग उतना ज्यादा होगा, और जितना ही कम ढाल होगा नदी का वेग उतना कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि नदी का ढाल बिल्कुल मंद हो जाता है, और जब नदी का ढाल मंद हो जाता है तो नदी के द्वारा परिवहन करने की प्रक्रिया बिल्कुल ठप हो जाती है। और जब बिल्कुल ठप हो जाती है तो नदी जितना भी पदार्थ लेकर आई होती है वो क्या करने लगेगी? सर उसका निक्षेपण करने लगती है, निक्षेपण जमाव। करने लगेगी, उसका सेडिमेंटेशन करने लगेगी। ठीक, और ये कहाँ पर होता है? यहाँ उस स्थान पर होता है जहां पर नदी समुद्र पे जाकर के मिलती है, क्योंकि यहाँ पर निक्षेपण की प्रक्रिया अधिक हो जाती है, ढाल न्यूनतम हो जाता है। तो नदी के द्वारा जो निक्षेपण की मात्रा है, नदी के जिस धरातलीय स्थल पर प्रवाहित हो रही है उसके ढाल पर निर्भर करता है। अब बताइए आप लोग, उन 2 दशाओं के नाम बताइए जिनके कारण नदी भार निक्षेपित होने लगता है। सर ढाल कम हो जाती है। हाँ, पहला हो गया ढाल, दूसरा? सर ढाल मंद होने से या धारा का वेग कम होने से? सर दूसरा। दोनों। सर धारा का दूसरा है वेग, कि नदी में जल की मात्रा हाँ, अधिक हो जाती है। जल की मात्रा अधिक हो जाती है और नदी का वेग कम हो जाता है। उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहां पर निक्षेपण होता है। सर जहाँ नदी समुद्र के किनारे। पहाड़ी क्षेत्र। पहला है सागर, दूसरा? सर जहाँ पर पहाड़ी से घिरी हो नदी, एक तरफ पहाड़ी है। पहाड़ी से गिरेगी तो बेटा तो वहां तो ढाल बहुत तेज हो जाएगा। पहला होता है मैदानी क्षेत्र, दूसरा होता है जहां पर नदी झील में मिलती है, तीसरा किसी नदी में मिलती है, और चौथा समुद्र में मिलती है। ये 4 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर नदी का के द्वारा पदार्थों का निक्षेपण होने लगता है। जब एक नदी दूसरे नदी से मिलती है वहां पर भी जो है नदी का ढाल मंद हो, नदी का वेग मंद हो जाता है और नदी अपने द्वारा पदार्थों का निक्षेपण करने लगती है। अभी इलाहाबाद में संगम में गए हो? नो सर। जहां पर यमुना गंगा मिलती है तो यमुना और गंगा की नदी के बीच में एक डेल्टा टाइप का क्षेत्र है गंगा में बना हुआ है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो, नो सर। नदी जो है जहां से निकलती है, यानी नदी के उद्गम से, जिसको नदी का शीर्ष बोलते हैं, जहां पर जाकर प्रवाहित होती है यानी समुद्र में, वहां तक नदी एक घाटी का निर्माण करती है। एक नदी के उद्गम से लेकर के नदी के सागर तल में प्रवाहित होने तक एक वक्र बनाया जाता है, और उस वक्र के आधार पर नदी घाटी के विकास को समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है आज आप लोग अब हम लोग चर्चा करेंगे नदी घाटी का विकास। नदी अपने उद्गम से लेकर के मुहाने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती हैं, और ये 3 प्रकार की अवस्थाओं में होती है। पहले अवस्था, देखो यहाँ पर, ये देखो, ये कर्सर दिखाई पड़ रहा है, ये वाला। जी सर, जी सर। जहां पर नदी प्रवाहित होती है पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां पर नदी का ढाल अधिकतम होता है और नदी का वेग भी अधिकतम होता है। इस अवस्था को बोलते हैं नदी की युवावस्था। क्या बोलते हैं उसको? युवावस्था। युवावस्था। दूसरी
अवस्था ऐसी होती है जहां पर नदी युवावस्था से लेकर के नदी के वृद्धावस्था सर के मैदानी नदी का भाग। ढाल मंद हो जाता है। नदी का ये भाई ये खुराफात कौन कर रहा है इसके साथ, स्लाइड के साथ? ठीक है, तो नदी जो है क्या करती है, मध्य मार्ग में नदी प्रौढ़ावस्था में होती है, जहाँ पे नदी का ढाल कम होने लगता है और नदी के द्वारा जो अपर्दन की मात्रा कम होने लगती है और निक्षेपण की मात्रा बढ़ने लगती है। तीसरी अवस्था वो होती है जहां पर नदी के द्वारा अपर्दन न्यूनतम हो जाता है और निक्षेपण अधिकतम हो जाता है। तो नदी के इन तीन अवस्थाओं को या नदी के अपर्दन की तीन अवस्थाओं के आधार पर नदी को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। हाँ, युवावस्था कहाँ पर होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। मैदानी क्षेत्रों में कौन सी होती है? प्रौढ़ावस्था होती है। और जहाँ पर नदी मैदानों सागरों को के जाकर पास। समुद्र से मिलती है वहां पर नदी की जो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होती है। वृद्धावस्था होती है। आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं, ठीक है। कल हम लोग Yes, नदी sir. की तीन अवस्थाएं और नदी के द्वारा जो निक्षेपण के स्थलाकृतियां बनाई जा रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। और आप लोग एक काम करो कि जितने भी बच्चे हैं सबको बता दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन और यही टाइम रहेगा आपको पढ़ाने का, ठीक है। तो कल हम Yes, लोग sir. आगे चर्चा करेंगे। यस सर। और फाइल वगैरह आप लोग बना लीजिए। Yes, sir. मैं गूगल क्लासरूम में पिछले साल की फाइल डाल दूंगा, देख करके उसको बना लीजिए, ठीक है। Yes, sir. कितने लोगों ने Yes, गूगल sir. क्लासरूम ज्वाइन किया है? Yes, sir. मैंने किया है। हाँ, सर, तो हमने अभी भी ये किया है। स्लाइड जो है पूरा जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी गूगल क्लासरूम में इसको डाल भी दूंगा, तो आप लोग इसको एक बार जो है वहां से एक्सेस करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Okay, sir. Thank you. एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो सर आपके पास कोई एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई है? बेटा, तुम एग्जाम के लिए क्लास में आई हो कि पढ़ने के लिए आई हो? सर दोनों के लिए सर। हाँ, तो अभी पढ़ो, जब एग्जाम के रिलेटेड कोई सूचना आएगी ना तो आपको बता दी जाएगी। ओके सर। सर हाँ सर। सर एक्चुअली मैंने गूगल क्लासरूम में मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे? पहले तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो फिर बात करते हैं, ठीक है। यस सर। बाकी सबसे बता दो कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और Yes, sir. जी सर।